जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिकेट इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वुमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन के बीच जो वर्ल्ड कप का मैच होने वाला उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट रोटेशन, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बताया जाएगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिन्ड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना है। ये ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाके सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर से सर्च करेंगे तो हमको सेम इसी यूजर नेम का चैनल दिखाई देगा। ऑलमोस्ट 2,25,000 सब्सक्राइबर के आसपास, जिसका काउंट हर समय बढ़ता ही रहेगा। तो सब्सक्राइबर मत देखिएगा, सेम ये यूजर नेम देखिएगा, ऊपर क्रिक इन्फॉर्मर करके चैनल आएगा तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे 2,25,000 सब्सक्राइबर के आसपास आपको मतलब सब्सक्राइबर दिखाई देंगे। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो जो पिच रिपोर्ट अभी सुनने को मिला है वो ऐसा लग रहा है कि फ्लैट विकेट होना चाहिए, बल्लेबाजों को ज्यादा मदद होना चाहिए। फिर भी वुमेन मैचेज हैं तो शायद उतना ज्यादा स्कोरिंग ना हो, लेकिन आप 270-80 के आसपास स्कोरिंग देख सकते हैं अगर बल्लेबाज ठीक ठाक खेलते हैं तो, क्योंकि पावर हिटर्स थोड़ा सा वुमेन मैचेज में आपको कम दिखाई देते हैं। ओवरऑल अभी जो लास्ट मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया ने 300 प्लस किया था और ऑलमोस्ट चेस डाउन कर लिया था इंग्लैंड टीम ने। तो विकेट बल्लेबाजों के मुफीद नॉर्मली यहां पे रहता है। अगर हम पेस वर्सेस स्पिन की बात करें, विकेट से मदद की तो शुरुआती ओवर्स में पेसर्स को थोड़ा मूवमेंट मिलता है, स्पिनर्स को ज्यादा मदद यहां पे नहीं मिलता। लेकिन अगेन जो मैं हर मैच में बोलता हूं, वुमेन मैचेज में कभी भी आप मेन स्पिनर्स को जल्दी विकेटलेस नहीं देते हैं, कई बार वो अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं। तो यहां पे आप मान के चलिए कि थोड़ा सा बैलेंस विकेट, लेकिन बल्लेबाजों को थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। पेसर्स स्पिनर्स में हमेशा आप जो मेन स्पिनर उनको जरूर कवर किया कीजिए, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक विकेट लेके जाते हैं। लास्ट के 4 ओडीआई मैचेज जो हैं वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने 310 किया, इंग्लैंड वुमेन 298 बना पाई। पेसर्स को 6, स्पिनर्स को 5 विकेट मिला था। और इसमें मोस्ट ऑफ द विकेट स्पिनर्स, एक तो जेस जोनासन को लास्ट ओवर में 2 विकेट मिला था, लास्ट ओवर करने आ गई थी, नहीं तो इवन सोफी एगलस्टोन जैसे स्पिनर भी उतना ज्यादा विकेट नहीं ले पाई थी फर्स्ट इनिंग में। उसके अलावा इंडिया ने 347 पे 4 किया, न्यूजीलैंड 348 चेस डाउन कर गई, पेसर्स को 11, स्पिनर्स को 1 विकेट। बाकी के 2 मैचेज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पे विकेट बल्लेबाजों के मुफीद होता है नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा महिलाओं के मैचेज में स्कोरिंग कम होता है। तो इसलिए आप 270-280 के आसपास स्कोरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर टीम का बैटर्स अच्छा खेल का प्रदर्शन करें तो। अगर बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो यहां पे न्यूजीलैंड वुमेन टीम का पलड़ा भारी है। 33 मैचेज न्यूजीलैंड ने जीता है, इंडिया ने 21 जीता हुआ है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड टीम वैसे भी थोड़ा सा भारतीय टीम से फेवरेट होगी, लेकिन ये बस मतलब 19-20 का फर्क होने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को हम फेवरेट बोल दें। यहां पे थोड़ा सा बस इसको एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा, एक तो होम कंडीशन है और दूसरा थोड़ा सा आजकल इनका परफॉर्मेंस इधर भी थोड़ा बढ़िया रहा है। अभी लास्ट सीरीज में इंडिया को हराया हुआ है, नहीं तो भारतीय टीम ऑलमोस्ट बराबर है, इनके बराबर है। और अगर ये न्यूजीलैंड की होम कंडीशन नहीं होती तो भारतीय टीम थोड़ा ज्यादा फेवरेट होती। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड वुमेन टीम के प्रीव्यू की। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक टीम है। हालांकि फर्स्ट मैच में इनको एक अपसेट का सामना करना पड़ा था, वेस्ट इंडीज टीम ने इनको हरा दिया था एक हार्ड फॉट मैच में। सेकेंड मैच में इनकी बॉलिंग कुछ खास क्लिक नहीं की, लेकिन बैटिंग के कारण वन साइडेड जीत गए थे। टीम में चेंजेस की बात करें, जो सेकेंड मैच में टीम थी वही इनकी मेन प्लेइंग 11 होना चाहिए, मतलब वही प्लेइंग 11 होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इनका जो प्रोबेबल 11 है एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर में जो चेंजेस हो सकते हैं, यहां पे तहु जेनसन कभी भी मार्टिन के ऊपर भी जा सकती हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। बाकी जो सबसे बड़ा लोचा है कि कौन कितना ओवर करेगा, ये इस टीम का कंफर्म नहीं रहता। तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कौन कितना ओवर करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए 2 बॉलर जिनका कंफर्म 10 ओवर रहता है वो है जेस केर और दूसरी है मिली केर। ये दोनों आपको 10-10 ओवर लगभग कंफर्म है। अगर बहुत पिटाई होगा तभी नहीं करेंगे, नहीं तो ये 10-10 ओवर कंफर्म करके जाती है। तो 20 ओवर यहां पे
हो गया। सोफी डिवाइन अगर मजबूत टीम होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा ओवर्स करती है, तो आप इनसे भी मान के चलिए ठीक ठाक ओवर करना चाहिए। पिछले मैच में नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था कि कमजोर टीमों के खिलाफ कई बार ये दूसरों को मौका देती है, लेकिन यहां पे न्यूजीलैंड के लिए अब मामला फंस चुका है, तो ये ठीक ठाक ओवर करके जाएंगी, तो ये भी लगभग 9-10 ओवर आपको करते हुए दिखाई देंगे। तो ये तीन तो हो गई अच्छा खासा ओवर्स करने वाले। अब जो बचा ओवर वो हन्ना रोए, एफ मैकाय, ली तहू और एच जेनसन, इसमें आपको डिवाइड होते हुए दिखाई देंगे। जरूरत पड़ी तो पिछले मैच में इवन कमजोर टीम थी तो इन्होंने सेथरवेट को भी मतलब बॉलिंग दिया हुआ था, तो ये कर सकती है, लेकिन चांसेस थोड़ा सा कम रहता है। मेन जो 20 ओवर डिवाइडेड होने वाले हैं वो जेनसन, तहू, हन्ना रोए और एफ मैकाय में डिवाइड होंगे, जिसमें इन दोनों के थोड़ा सा बॉलिंग करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और प्लस आप इसमें मैकाय को भी ले सकते हैं, मतलब ये लोग 5-6 ओवर के आसपास कर सकते हैं, और इन दोनों में से कोई भी अच्छा किया तो वो इवन 8-9 ओवर भी करते हुए आपको दिखाई देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। मतलब ये 4 बॉलर्स का श्योर नहीं है कितना करेंगे। हन्ना रोए के साथ दिक्कत ये होती है, ये कई बार पूरा ओवर कर जाती हैं और कई बार बॉलिंग ही नहीं मिलता, जैसे बांग्लादेश के खिलाफ ज्यादा बॉलिंग नहीं मिला, और कई बार मतलब इनके साथ रिस्क रहता है, या तो लास्ट के 2-3 ओवर थमा दिए जाते हैं, मतलब इनका कंफर्म नहीं है कि कितना ओवर करेंगे। ये मैंने फर्स्ट मैच में भी आपको ये एनालिसिस किया था और सेम वही हुआ था बांग्लादेश के अगेंस्ट। अगर बात करें डेथ ओवर्स की, तो डेथ ओवर इस बॉलर का कंफर्म है, ये डेथ में कंफर्म गेंदबाजी करेंगे। दूसरा डेथ में तहू भी कर सकती हैं, जेनसन भी कर सकती हैं, रोए भी कर सकती हैं, इवन सोफी डिवाइन भी कर सकती हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, डेथ ओवर में एक बॉलर कंफर्म है, बाकी किसी का कंफर्म नहीं है। अब हम चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुजी बेस्ट, फॉर्म अच्छा चल रहा है, इंडिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भी ठीक ठाक स्कोरिंग किया था। ओवरऑल एक बढ़िया पिक होंगी, खासकर यहाँ पे बल्लेबाजों को थोड़ा ज्यादा मदद रहता है, तो अच्छा खासा स्कोरिंग का चांसेस होगा। जरूर ट्राई कीजिए स्मॉल लीग में। 41.28 का इनका एवरेज है। हालिया दिनों में बॉलिंग अब नहीं करती है। सोफी डिवाइन वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स, मस्ट हैव पिक रहेंगी, बैटिंग में भी स्कोर करेंगी, प्लस बॉलिंग में विकेट लेके जाएंगी। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले मैच में बॉलिंग नहीं किया था, लेकिन अब सामने मजबूत टीम है, तो आप इनसे अच्छा खासा ओवर्स देखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम 7-8 ओवर तो जरूर करके जाएंगी। उसके बाद आती है मिली केयर, इस समय टीम की वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर सोफी डिवाइन के बाद। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके साथ जो बेनिफिट मिलता है, सोफी डिवाइन कई बार ओवर्स अपना कम कर देती हैं, लेकिन इनको लगभग कंफर्म रहता है कि फुल कोटा ऑफ ओवर्स मिलते रहते हैं। मतलब बैटिंग में भी आजकल ये चलने लगी हैं, और प्लस बॉलिंग में टीम की सबसे मेन गेंदबाज है, तो इसलिए ये कैप्टनसी की थोड़ा सा डिवाइन से सेफ ऑप्शन हो जाती है। अभी भारतीय टीम के खिलाफ जो लास्ट सीरीज हुआ था, उसमें देखिए लगातार अच्छा स्कोरिंग किया था, और इवन एक मैच में सेंचुरी भी लगाया था, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ओवरऑल ये आपके लिए कैप्टनसी की वन ऑफ द सेफ ऑप्शन में रहेंगी। ओवरऑल 41 के आसपास एवरेज है। उसके बाद आती है एमी सेथरवेट, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, टेक्निकल बल्लेबाज, कंसिस्टेंट परफॉर्मर, ये भी आपके लिए बढ़िया पिक रहेंगी। सामने मजबूत टीम है तो बैटिंग आनी ही आनी है, प्लस बॉलिंग भी करके जा सकती है, लेकिन उसके चांसेस कम रहते हैं। पिछले मैच में जरूर कर दिया, विकेट भी लेके गई 3, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उतना बॉलिंग नहीं आता है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर भी अपने बैटिंग के दम पे ये आपके लिए स्मॉल लीग में ठीक ठाक पिक रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। मैडी ग्रीन एवरेज बल्लेबाज है, कभी कभार चलती हैं, आराम से छोड़ सकते हैं। उसके बाद केटी मार्टिन विकेट कीपर कैटेगरी में देखिए रिचा घोष, और ये 2 ऑप्शन होने वाली है। रिचा घोष हिटर ज्यादा है, इंपैक्ट वाली ज्यादा प्लेयर है। केटी मार्टिन के साथ दिक्कत जो होता है वो ये होता है कि कई बार इनकी टीम को हिटर्स की जब जरूरत होती है तो इनको नीचे भेज के जो हिटर्स हैं उनको ऊपर भेज देते हैं, तो ये रिस्क हमेशा रहता है कि इनकी उतनी ज्यादा बैटिंग ना है, तो थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगी। तो विकेट कीपर कैटेगरी में रिचा घोष थोड़ा ज्यादा इनसे अच्छी ऑप्शन रहेंगी, क्योंकि वो इंपैक्ट वाली ज्यादा प्लेयर है। नो डाउट काफी टेक्निकल है, लेकिन टीम इन पे उतना हिटिंग पे इनके विश्वास नहीं करती है, तो इसीलिए थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगी। उसके बाद आते हैं हाइले जेनसन, विकेट टेकिंग बॉलर मानी जाती है, लाइन लेंथ के लिए जानी जाती है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया के खिलाफ जो इंडिया वाला सीरीज था न्यूजीलैंड में, उसमें इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, तो मोस्ट प्रॉब्ली इनको ओवर ज्यादा मिल सकते हैं। इवन उस सीरीज में तहू से भी ज्यादा इनको ओवर्स मिल रहे थे। पिछले मैच में भी 3 ओवर किया था, और थोड़ा सा इनके बॉलिंग पे टीम भरोसा करती है, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकती है। स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं, कभी भी ठीक ठाक विकेट लेके जा सकती है। करंट फॉर्म देखें तो ठीक ठाक विकेट इधर बीच लिया हुआ है, थोड़ा बहुत बैटिंग बैकअप भी दे देती है। आगे बढ़ते हैं। ली तहू गेंदबाज बहुत ही शानदार मानी जाती है, टीम की सीनियर प्लेयर है, लेकिन दिक्कत यह है हालिया दिनों में इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। फर्स्ट मैच में नो डाउट 3 विकेट लेके गई थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, लेकिन उसमें बल्लेबाजों की
गलती ज्यादा थी। स्विंग गेंदबाजी के लिए जानी जाती है, शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट अच्छा खासा हासिल करती है, लेकिन थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे। उसका रीजन है कि अब उतना विकेट टेकिंग नहीं रहती जितना पहले जानी जाती थी, तो थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगी। बॉलिंग में ओवर्स कभी भी कम हो सकते हैं। लास्ट सीरीज में देखिए कुछ खास उतना नहीं कर पाई थी। आगे बढ़ते हैं। एफ मैकॉय थोड़ा सा एवरेज गेंदबाज है, कई बार ओवर्स भी कट होते हैं। मोस्टली आप इनसे 5-6 ओवर की उम्मीद कर सकते हैं। कभी कभार टीम जब ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में रहती है तो अच्छा खासा ओवर्स करती है, नहीं तो ज्यादा ओवर्स नहीं मिलता। बैटिंग कर लेती है लेकिन वो भी ज्यादा नहीं मिलता। एवरेज पिक रहेंगी क्योंकि उतनी विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, आराम से छोड़ सकते हैं। उसके बाद आती है जेस केयर, ये मस्ट हैव पिक रहेंगी। विकेट टेकिंग बॉलर है, शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट हासिल करती है, यॉर्कर्स का अच्छा प्रयोग करती है, लाइन लेंथ जबरदस्त रहता है। डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करेंगी, जरूर ट्राई कीजिए। 15 मुकाबलों में टोटल 19 विकेट ले चुकी हैं और काफी इंपैक्ट वाली गेंदबाज रहती हैं। फिर आती है हन्ना रोए। मैं हमेशा आपको बोल चुका हूं इनके साथ कुछ भी फिक्स नहीं रहता, कब ये बॉलिंग करेंगी कब नहीं करेंगी ये इवेंट टीम के कैप्टन को भी नहीं मालूम रहता कि वो कब इनको बॉलिंग देने वाली है। कई बार अच्छा खासा ओवर्स कर देती है। इनका खासकर ऐसा लेंथ रहता है कि बल्लेबाज मारने जाते हैं तो विकेट लेने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। तो हैं ये विकेट टेकिंग बॉलर, लेकिन कई बार बॉलिंग नहीं मिलता, जैसे पिछला मैच था बॉलिंग नहीं मिला, और कई बार ओवर्स इनको 2-3 ही मिलते हैं। तो ये रिस्क हमेशा इनके साथ रहेगा, इसीलिए मैं आपको बोलूंगा जीएल में एक टीम में ट्राई करना हो करिए। स्मॉल लीग में बहुत अच्छे पिक नहीं होंगी, कभी कभार डेथ में आ जाती है बॉलिंग करने तो वहां पे विकेट लेने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। फिर आती है एफ जोनास, मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेंगे, कुछ खास उतनी गेंदबाज भी नहीं है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं भारतीय वुमेन टीम की। तो भारतीय टीम काफी अच्छी टीम मानी जाती है वनडे सर्किट की, लेकिन थोड़ा सा न्यूजीलैंड के मुकाबले इनका अगर हम बात करें जो फेवरेज वाला है वो फैक्टर थोड़ा कम होगा, लेकिन टीम काफी शानदार है और अभी लास्ट ओडीआई में न्यूजीलैंड को मात भी दिया था। फॉर्म इधर भी अच्छा चल रहा है, वार्म अप भी जीते थे, पिछला मैच काफी वन साइडेड जीता इवन तब जब इनका मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हुआ था। तो मतलब टीम अच्छी है, कभी भी न्यूजीलैंड को हरा भी सकती है। बस दोनों ही टीमें लगभग बराबर हैं, तो हम तो यही दुआ करेंगे कि हमारी टीम जीते, वो भी अच्छे अंतर से जीते। टीम में चेंज की बात करें तो एक चेंज हो सकता है, यास्टिका भाटिया जो कि आ सकती है इस टीम में, फॉर्म में अच्छी चल रही थी और मोस्ट प्रोबेबली अगर आएंगी तो शेफाली वर्मा के जगह आएंगी। शेफाली वर्मा कुछ खास नहीं कर पा रही हैं, लेकिन थोड़ा सा विकेट ये बल्लेबाजों के मुफीद होने वाला है, तो एक एक्स्ट्रा इंपैक्ट फैक्टर दे देती है कि अगर वो चली तो कई बार शुरुआत के 10 ओवर में इंडिया अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकता है। तो शायद शेफाली वर्मा को ही टीम प्रीफर करे, क्योंकि झूलन गोस्वामी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें बोला हुआ है कि शेफाली पे टीम काफी विश्वास करती है। तो हो सकता है अब झूलन दी बोल रही है तो होना चाहिए कि शेफाली वर्मा को ही शायद टीम प्रीफर करे, लेकिन लॉजिक यही कहता है कि ये बल्लेबाज फॉर्म में है तो इनको मौका देना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये भी झूलन गोस्वामी ने बोल दिया है कि सारे प्लेयर फिट है, मतलब पूजा वस्त्राकर जो पिछले मैच में बॉलिंग करने नहीं आई थी, काफी शानदार इनिंग खेला था, अच्छी ऑलराउंडर है, तो इनके मतलब कि बॉलिंग करने के चांसेज हैं इस मैच में और खेलना भी चाहिए क्योंकि फिट घोषित कर दिया गया है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अब इनके प्रोबेबल 11 की बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब तो आप देख ही चुके हैं दीप्ति शर्मा वन डाउन बैटिंग करने वाली है, तो कोई उतना खास वो नहीं है। यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैटिंग ऑर्डर में ये पोजीशन कभी भी चेंज हो सकता है। पूजा वस्त्राकर अगर ज्यादा हिटिंग की जरूरत होगी तो स्नेह राणा के ऊपर आ सकती है, बाकी कुछ खास इतना ध्यान नहीं देना है। अब बात करना है मोस्ट ऑफ द ओवर्स की। तो पिछले मैच में तो दिक्कत नहीं था कि पूजा वस्त्राकर इंजर्ड हो गई तो 5 मेन बॉलर्स बचे, सबने पूरा गेंदबाजी किया। इस मैच में जो दिक्कत आने वाली है वो ध्यान दीजिएगा। पहले हम देखते हैं कि कौन कितना ओवर्स करेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए झूलन गोस्वामी, राजेश्वरी गायकवाड़ और तीसरा दीप्ति शर्मा, ये 3 ऐसी गेंदबाज है इंडिया की जो लगभग कंफर्म है कि 10 ओवर पूरे करेंगी अनटिल अनलेस की बहुत ज्यादा पिटाई ना हो जाए। तो ये 3 तो हो गए 10 ओवर पूरे। अब बचा जो चौथा, पांचवा और छठे, मतलब कि टोटल इंडिया में जो बॉलर्स हैं 6 बॉलिंग ऑप्शन है। तो यहां पे मेघना सिंह, पूजा वस्त्राकर और स्नेह राणा, इन तीनों में ओवर्स डिवाइडेड होंगे, ये बात ध्यान देना है आपको, जिसमें मेघना सिंह 6 से 7 ओवर करती हुए नजर आएंगी। सेम इनके साथ भी है, सेम इनके साथ भी है, मतलब ये 3 के ओवर्स कटेंगे, 2-3 ओवर तीनों के ही कटेंगे और मोस्टली 6 से 7 ओवर करेंगे। किसी का ऑफ डे होगा तो इसमें से कोई पूरा ओवर्स भी कर सकता है, ये बात ध्यान दीजिएगा यहां पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये 3 लगभग कंफर्म है कि पूरी करती हैं बॉलिंग। तो बचे जो 3 उसमें 20 ओवर डिवाइड होना है। हरमनप्रीत कौर को इंडियन टीम इधर बीच बॉलिंग में नहीं यूज कर रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। यहां पे लेफ्ट हैंडर ऐसा टीमें देखती नहीं है कि लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट ऑफ ब्रेक आएंगी, ये सब आएंगी, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेथ ओवर्स का, जो हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक। तो डेथ ओवर में एक गेंदबाज कंफर्म है, वो है झूलन गोस्वामी। दूसरा कौन रहेगा कुछ भी कंफर्म नहीं है, चांसेस पूजा वस्त्राकर और दीप्ति शर्मा के ज्यादा हैं, लेकिन कभी कभी ये राजेश्वरी गायकवाड़ को भी यूज कर देते हैं। लेकिन आप मान के चलिए झूलन
कंफर्म है, वस्त्राकर और दीप्ति शर्मा में से कोई एक आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं टीम कंपोजिशन की, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्मृति मंदाना, सदाबहार खिलाड़ी, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा स्कोर करती है, पिछले मैच में भी 52 का स्कोर किया था, अटैकिंग प्लेयर है, एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी आपके लिए स्मॉल लीग टीम में। ओवरऑल देखिए 42 के आसपास एवरेज है। फिर आती है यास्टिका भाटिया, अगर खेली तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकती है। स्मॉल लीग में जो रिस्क लेना चाहे ट्राई कर सकते हैं, अच्छी हिटर हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेक्निकल बल्लेबाज हैं और अभी इनका फॉर्म भी बढ़िया चल रहा है, तो अगर खिलाया जाता है तो ये आपके लिए क्रेडिट सेवर पिक हो सकती हैं। और आप चाहें तो इनको एज ए ट्रम्प कार्ड पिक स्मॉल लीग में ले सकती हैं। कभी भी उतना इंपैक्ट वाला नहीं कि बहुत बड़ा स्कोर करेंगी, लेकिन 30-40 स्कोर करने की क्षमता हमेशा रखती हैं। फिर आती हैं शेफाली वर्मा, हार्ड हिटिंग बल्लेबाज, लेकिन कंप्लीटली हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज, थोड़ा सा शॉर्ट पिच डिलीवरीज पे स्ट्रगल भी करती हैं। और जनरली अब इनके बारे में यही रहता है कि पावर प्ले की प्लेयर है, जब तक पावर प्ले रहता है तो जो 30 गज के अंदर प्लेयर रहते हैं तो उसका फायदा उठाना चाहती हैं और वहां पे स्कोरिंग भी करती हैं। लेकिन जैसे ही मतलब कि वो बीतता है वैसे नॉर्मली उसमें भी आउट हो जाती हैं कई बार, लेकिन जब वो पावर प्ले रिस्ट्रिक्शन हट जाता है तो आउट होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं इनके। तो ओवरऑल थोड़ा एवरेज पिक होंगी, इनको जीएल में एक टीम में ट्राई कर लीजिएगा। नो डाउट काफी टैलेंटेड है, लेकिन उतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाई हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। आगे बढ़ते हैं, दीप्ति शर्मा मस्ट हैव पिक, कैप्टेंसी के भी एक अच्छी खासी ऑप्शन रहेंगी, अच्छे फॉर्म में रहती हैं, जनरली बैटिंग भी बढ़िया करती हैं और अच्छा खासा स्कोरिंग करती हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब 1 डाउन पे बैटिंग करने आ रही हैं और बॉलिंग में भी 10 ओवर कंफर्म है, विकेट टेकिंग बॉलर मानी जाती है। मस्ट हैव पिक, कैप्टेंसी की भी एक ठीक ठाक चॉइस रहेंगी। पिछले मैच में भी 40 का स्कोर किया और उसके अलावा 31 रन पे 1 विकेट लिया था। फिर आती है मिथाली राज, इंडियन टीम की सबसे बेस्ट बल्लेबाज इस फॉर्मेट में। नो डाउट कुछ लोग के वो होंगे कि स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन कंसिस्टेंसी के हिसाब से भारतीय टीम की बेस्ट बल्लेबाज है। थोड़ा टाइम लेती है नो डाउट, लेकिन देखिए इतनी हिटर्स है इंडिया टीम में, तो एक आध प्लेयर ऐसा चाहिए जो मतलब कि एक साइड से एंकर करे और कभी भी टीम को मुसीबत से उबारे। तो वो ऐसी प्लेयर है, वो वुमेन क्रिकेट हिस्ट्री की वन ऑफ द टॉप बल्लेबाजों में से एक, सबसे ज्यादा रन बनाने वाली, और पिछले 13 इनिंग में 8 इनिंग में हाफ सेंचुरी बना चुकी हैं। और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब बढ़िया बॉलिंग अटैक सामने होता है तो कोई चले या ना चले, लेकिन ये जरूर चलती हैं। तो ये आपके लिए अच्छी पिक होंगी। ओवरऑल 52 के आसपास एवरेज है और बहुत ही शानदार बल्लेबाज है। करेंटली कोई बड़ा स्कोर उतना नहीं रहा है, लास्ट के 6 इनिंग में केवल एक 54 का स्कोर है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में जनरली अच्छा खासा स्कोरिंग करती हैं। फिर आती है हरमनप्रीत कौर, करेंट फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन बीच में 2 इनिंग ऐसा खेला था जिससे लग रहा था कि फॉर्म में वापस आ रही हैं। अच्छी हिटर है, थोड़ा सा रिस्क होगा स्मॉल लीग में क्योंकि बॉलिंग अब नहीं कर रही हैं और कई बार इनको बहुत ज्यादा बैटिंग का मौका नहीं मिलता और फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हैं इंपैक्ट वाली प्लेयर और कभी भी अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकती हैं। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। यकीन मानिए अगर ये टिकी तो अपने दम पे मैच जिता देती हैं और बहुत बड़ी मैच विनर है। इनसे बड़ा जल्दी हिटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब भी टिकती हैं अच्छा खासा हिटिंग करती हैं, तो ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक स्मॉल लीग में हो सकती है। फॉर्म और कंसिस्टेंसी के हिसाब से इस समय थोड़ा सा एवरेज पिक, जो लेकिन रिस्क लेना चाहते हैं स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, बस फॉर्म थोड़ा सा खराब है। ये बीच में 2 इनिंग में लेकिन वापसी का संकेत दिया हुआ है और अगर ऐसा इनिंग खेल गई तो इंडिया कंप्लीट मतलब लगभग कंफर्म रहता है कि मैच जीतेंगी। बॉलिंग मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करेंगी। ऋचा घोष उसके बाद आती है, हार्ड हिटिंग बल्लेबाज, 360 डिग्री प्लेयर। इनके पास शॉट्स बहुत ही ज्यादा है, बस थोड़ा सा आपको हिट और मिस टाइप वाली लगेंगी, लेकिन अच्छे खासे शॉट्स रखे हैं इन्होंने। बस यही है कि ओवर अटैकिंग के चक्कर में कई बार विकेट फेंक देती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सामने वाली विकेट कीपर है वो इतनी इंपैक्ट वाली बल्लेबाज नहीं है। ये चली तो अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकती है। तो मेरे हिसाब से विकेट कीपर कैटेगरी में थोड़ा सा सेफ चॉइस ये रहेंगी, तो इनको आप प्रीफर कर सकते हैं। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बहुत ही बेहतरीन नॉक खेला था। उसके बाद आती है स्नेह राणा, थोड़ा सा एवरेज ऑलराउंडर बोलेंगे, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर है। बैटिंग भी कर लेती है और बॉलिंग भी आपको 6-7 ओवर करके देंगी। पिछले मैच में नो डाउट 10 ओवर पूरे करने वाली थी, लेकिन वहां पे एक मेन बॉलर इंडिया का इंजर्ड हो गया था, नहीं तो मोस्टली 6-7 ओवर करेंगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये उतनी विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है और हर मैच में उतना स्कोर नहीं करेंगे जितना पिछले मैच में किया था। पिछले मैच में मिल गया था इनको बैटिंग ठीक ठाक, तो ठीक ठाक स्कोर करके गई थी। ओवरऑल डिसेंट पिक रहेंगी, ना ज्यादा अच्छी ना ज्यादा खराब। उसका रीजन है ये बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है और ओवर कभी भी कम हो जाते हैं और जो इनका मेन रोल है, प्राइमरी रोल, वो बॉलिंग है, सेकेंडरी रोल बैटिंग है। और पिछले मैच में बहुत ही लाजवाब बैटिंग खेला था और इंडिया को मुश्किल से उबारा था। और ये और पूजा वस्त्राकर नहीं होती तो कंफर्म इंडिया हारती, लेकिन जो पिक है ये थोड़ा सा एवरेज ही रहेंगी। तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मस्ट हैव पिक वाले नहीं रहेंगी क्योंकि उतनी विकेट टेकिंग नहीं है। ओवर्स कभी भी कट हो सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका बैटिंग हर मैच में उतना नहीं आएगा। ओवरऑल देखिए 15 मुकाबलों में 15 विकेट है, जिसमें 2 विकेट पिछले मैच में आए थे। उसके बाद आती हैं पूजा वस्त्राकर, ये न्यूजीलैंड का कंडीशन है तो मोस्ट प्रॉब्ली अच्छा खासा ओवर्स भी करेंगी, पेसर हैं और वनडे सीरीज में भी एक मैच में अच्छा खासा विकेट लिया था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी हिटर है, पिछले मैच में मैच विनिंग नॉक खेला था 67 का और बॉलिंग नहीं किया था, लेकिन अब बॉलिंग भी करेंगी प्लस डेथ में भी बॉलिंग करती हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके लिए स्मॉल लीग में एक बढ़िया पिक रहेंगी, बैटिंग बैकअप भी है और इवन डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग कर सकती है। ओवर्स इनके भी कटेंगे नो डाउट, लेकिन डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल उतना अच्छा रिकॉर्ड ओडीआई में नहीं दिखेगा, 12 मुकाबलों में केवल 6 विकेट है, लेकिन तब एशियन कंडीशन में जो मैचेज होते थे उसमें बॉलिंग नहीं मिलता था, यहां अच्छा खासा बॉलिंग मिलने वाला है। फिर आती है झुलंदी, इंडिया की अभिमान, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है, चाहे जब आती है अच्छा खासा विकेट लेती है। शुरुआती ओवर्स में तो लगभग अनप्लेएबल रहती हैं, पेस शुरुआत में जब आई थी तो एक्स्ट्रा जनरेट करती थी, अब उतना पेस नहीं है, लेकिन लाइन लेंथ बहुत ही लाजवाब रहता है और शुरुआती ओवर्स में क्या मूवमेंट पाती हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा विकेट लेती हैं, पिछले मैच में भी 2 विकेट लिया था और मोस्ट ऑफ द टाइम इकोनॉमिकल भी रहती है। एक इंपॉर्टेंट पिक आपके टीम में रहेंगी, इवन डेथ में भी बॉलिंग करते हुए आपको दिखाई देंगी, वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं। फिर आती है राजेश्वरी गायकवाड़, इस समय इंडिया की सबसे बेहतरीन विकेट टेकिंग बॉलर, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा परफॉर्म करती हैं। पिछले मैच में भी 4 विकेट लिया, करेंट फॉर्म देखिए लगातार अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे के जा रही हैं। ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट पिक आपके टीम में होंगी, अच्छा खासा विकेट लेने के चांसेस इनके रहते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही मैचेज में बहुत ही बेहतरीन फॉर्म चल रहा है, लाइन लेंथ बहुत ही जबरदस्त रहता है। नीचे मेघना सिंह है, थोड़ा सा एवरेज गेंदबाज हैं, अपने स्विंग गेंदबाजी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन कुछ खास विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। पिछले मैच में काफी इकोनॉमिकल रही थी, लेकिन उतनी विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, इसलिए आराम से छोड़ सकते हैं। बाकी नीचे कोई मोस्ट प्रॉब्ली खेलेगा नहीं। तो दोस्तों ये था पूरा मैच का एनालिसिस, जिसके हिसाब से खुद की टीम बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है कि ड्रीम 11 पे थोड़ा रिस्की मैच रहेगा, जीएल खेलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्मॉल लीग के लिए थोड़ा रिस्की मैच यहाँ पे रहेगा, बाकी सारे साइड जहाँ पे क्रेडिट इशू ना हो वहाँ पे आप अच्छी टीम बना सकते हैं। तो देख लीजिएगा आप कहाँ पे खेलते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से बताऊंगा कि कौन से सेक्शन में कौन अच्छा पिक रहेगा, कि आप किसी भी साइड पे टीम बना रहे हो आप खुद की अच्छी टीम बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में केटी मार्टिन और ऋचा घोष में अगर हम बात करें इंपैक्ट वाइज, तो ऋचा घोष थोड़ा सा ज्यादा अच्छी पिक होंगी, क्योंकि इनकी बैटिंग उसी पोजीशन पे आनी है, प्लस इनका प्रमोशन भी कभी भी हो सकता है। लेकिन केटी मार्टिन के साथ उल्टा होता है, कई बार इनको डिमोट कर दिया जाता है, तो ये रिस्क हमेशा रहेगा। तो ऋचा घोष यहाँ पे ठीक ठाक पिक होंगी। आप चाहें तो केटी मार्टिन को ले सकती हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि उनका बैटिंग हो सकता है उतना ना है। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, मिताली राज अच्छी पिक होंगी, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा क्रेडिट इशू है कि मुझे छोड़ना पड़ा है, लेकिन है अच्छी बल्लेबाज और मजबूत टीमों के खिलाफ मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा स्कोरिंग करती हैं। सूजी बेट्स मस्ट हैव पिक होंगी, जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है इनको भी मैंने कवर किया है। मंदाना भी इंपॉर्टेंट पिक होंगी, उसके अलावा सतरबेट भी एक बेहतरीन पिक होंगी, इवन बॉलिंग बैकअप भी देंगे, लेकिन आप मान के चलिए बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं करेंगी। नीचे कोई भी उतना इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेगा। शेफाली वर्मा को एकाक जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, कभी कभार अच्छा खासा हिटिंग कर सकती हैं। ऑलराउंडर्स में चलते हैं तो यहाँ पे मिली केर, सोफी डिवाइन और दीप्ति शर्मा, ये तीन को आप नहीं छोड़ सकते, तीनों ही मस्ट हैव पिक रहेंगी। हरमनप्रीत कौर जिस हिसाब से इनका क्रेडिट है और फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ है, तो थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगी, लेकिन जो रिस्क लेना चाहे ट्राई कर सकते हैं। कभी भी ये मैच विनर साबित हो सकती हैं, लेकिन हालिया दिनों में इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना बड़ा कोई नॉक नहीं खेला है और उसके अलावा बॉलिंग अब नहीं कर रही है, तो थोड़ा सा एवरेज पिक होंगी। मैंने इन तीनों ऑलराउंडर्स को कवर किया हुआ है, तो उतना ज्यादा अच्छी पिक नहीं रहेंगे, इनके ओवर्स कई बार कम होते रहते हैं हालिया दिनों में। एफ मैका ये भी एवरेज पिक ही रहेंगी। तो ये तीन ऑलराउंडर्स को मैंने सेलेक्ट किया। स्नेह राणा एक ठीक ठाक पिक रहेंगी, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी जितना जैसे पिछले मैच में परफॉर्म किया था, क्योंकि कई बार इनके ओवर्स कट होते हैं, प्लस बैटिंग भी उतना नहीं आता, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा एवरेज पिक होंगी, मैंने कवर नहीं किया हुआ है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है एक इंपॉर्टेंट पिक होंगी, इनको भी मैंने लिया हुआ है। झूलन गोस्वामी ये भी इंपॉर्टेंट पिक होंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा विकेट लेती हैं। फिलहाल के लिए क्रेडिट इशू के कारण मेरी टीम में फिट नहीं हो पाई हैं, लेकिन गेंदबाज काफी शानदार है, इवन डेथ में भी बॉलिंग करेंगे अगर इंडिया का फर्स्ट बॉलिंग आता है। हना रोए एवरेज पिक होंगी, कई बार इनको बॉलिंग उतना नहीं मिलता। हाइले जेंसन ये एक ठीक ठाक पिक हो सकती हैं और कभी कभार अच्छा खासा विकेट भी लेती हैं, जैसे लास्ट सीरीज में किया था, तो एक डिसेंट पिक रहेंगी, हालांकि मेरे टीम में फिट नहीं बैठी हैं। फिर मैंने पूजा वस्त्राकर को लिया हुआ है, जिनका बैटिंग भी लगभग कंफर्म आना है, हिटिंग करती हैं और उसके अलावा बॉलिंग भी इवन इंडिया की तरफ से डेथ में कर सकती हैं और फिट घोषित
हो चुकी हैं, तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। जेस केयर मस्ट हैव पिक रहेंगी, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। उसके बाद नीचे मेघना सिंह है, जिनको मैं वैसे तो नहीं लेना चाहता, एवरेज गेंदबाज है, उतनी विकेट टेकिंग बॉलर भी नहीं है, लेकिन क्रेडिट इशू है इसलिए मुझे इनको लेना पड़ा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद इनसे नहीं करता हूँ। बाकी कोई उतना अच्छा पिक नहीं होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की मैच रहेगा। बाकी सारे साइज पे आप मिथाली को भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, और उसके अलावा झूलन गोस्वामी को भी ले सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो ये जो तीनों ऑलराउंडर में हैं, मिली केयर, दीप्ति शर्मा और सोफी डिवाइन, ये तीनों ही अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन होंगी। मैंने मिली केयर को कैप्टन किया है, सोफी डिवाइन को वीसी किया हुआ है, दीप्ति शर्मा भी एक अच्छी पिक होंगी, आप चाहें तो उनको भी सीवीसी कर सकते हैं। जीएल में आप टीम बना के इन तीनों में सीवीसी रोटेट कीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब बात ये था पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस और ड्रीम, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।